महादेव। तानिया जी भी जुड़ चुकी हैं। चलो और देखते हैं, यहां पर कह रहा पाठ्यचर्या ऐसी हो जो पाठ्य पुस्तक, एक मिनट प्रिंट चेंज कर लें। पाठ्यचर्या ऐसी हो जो पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों को अपनी आवाजें पाने, कार्य करने के लिए, अपनी जिज्ञासा का पोषण करने के लिए, प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल करने तथा अपने अनुभव को बांटने तथा विद्यालय के ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम बनाए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए? एक शिक्षक की जो प्राथमिक भूमिका होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? पहला ऑप्शन कह रहा है पाठ्य पुस्तक के अध्यायों को क्रमवार पूरा कराना। पाठ्यक्रम के अध्यायों को क्या करना? क्रमवार पूरा कराना। फिर कह रहे हैं यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका अच्छे प्रश्न पूछे और शिक्षार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखें। फिर कह रहा बच्चों को उनकी अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के पर्याप्त क्या दिए जाएं? अवसर दिए जाएं। फिर लास्ट ऑप्शन कह रहा है कि बच्चे के अनुभव को निरस्त कर पाठ्य पुस्तकों पर ध्यान केंद्रित करना। पाठ्य पुस्तक पर ध्यान केंद्रित कर दो, बच्चे का जो एक्सपीरियंस है उसको क्या कर दो? निरस्त कर दो, मतलब उसको डिक्लाइन कर दो या उसको मौका ना दो, ये गलत हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक के अध्याय को क्रमवार से पूरा कराना है, कोई हमारी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा में ये भी बात हमारी सक्षम नहीं होती है। रश्मि श्रीवास्तव, सभी साथी जितने भी हमारे नए जोड़ रहे हैं सभी लोग सेशन को बढ़िया से लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। फिर कह रहा है यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका अच्छे प्रश्न पूछे। अच्छा और खराब प्रश्न भी होता है क्या? ऑप्शन नंबर सी सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि यहां पर कह रहा है बच्चों को उनकी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के क्या दिए जाए? पर्याप्त अवसर दिए जाए। मतलब जितना अवसर देना चाहिए उतने अवसर बच्चे को दिए जाए। ठीक है, तो जहां पर अवसर, मौका या शामिल करना आ जाए वो ऑप्शन क्या होगा? सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। सवाल नंबर दूसरा देखेंगे, और दूसरा देख रहे होंगे जबरदस्त सवाल लगा है। क्या पूछ रहा है आइए सभी बताएंगे दूसरे का सही जवाब क्या होगा। दूसरा नंबर आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, क्योंकि आकलन जो है ये किसका? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। क्योंकि आज के समय में केवल अंक ही शिक्षा में महत्वपूर्ण है। अगर अंक नहीं तो सारी चीजें क्या है? बेकार है। अगर आप अच्छे अंक नहीं लाते हैं तो आपको घर वाले भी डांटते हैं, अच्छे अंक नहीं लाते हैं तो आपके दोस्त यार भी आपका मजाक उड़ाते हैं, अच्छे अंक नहीं लाते हैं तो स्कूल में टीचर भी आपका मजाक उड़ाते हैं। क्या ये बात सही है? या बच्चों को अंक दिए जाने चाहिए ताकि वे समझ सकें कि अपने सहपाठियों की तुलना में कहां पर है। मतलब उनको अंक दिया जाए ताकि वो अपने सहपाठियों से तुलना कर सकें कि हमारे 12 नंबर हैं, सहपाठी के 15 नंबर हैं, देखो हम इनसे कम है, या हमारे 15 है सहपाठी के 12 हैं, तो ऐसे करके आप दो तो तुलना करेंगे। फिर कह रहा है कि आकलन से अध्यापन बच्चे में अधिगम को समझता है और उसके अपने शिक्षण की प्रतिपुष्टि भी होती है। बहुत अच्छे। फिर कह रहा है आकलन ही एकमात्र तरीका है जो आश्वस्त करता है कि शिक्षकों को पढ़ाया और बच्चों को सीखा जाए। मतलब एक ही मात्र तरीका है, एक ही मात्र तरीका है, केवल सिर्फ एक ही मात्र तरीका, ये सब भी ऑप्शन क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। तो यहां पर भी ऑप्शन नंबर सी जिन साथियों ने लगाया होगा वही क्या होंगे? सबसे बेस्ट होंगे। सोनी कुमारी बहुत अच्छे। अनिया फातिमा जी गुड मॉर्निंग। चलो ठीक है, क्लियर है सभी को? किसी को कोई डाउट तो नहीं है इस सवालों में? बहुत आसान से सवाल थे और आसानी से हम लोगों ने कर लिए। क्लियर? चलो आगे देखो। तुलना करना देखो हमेशा निगेटिव होता है, कि कुछ शब्द आपको हम ऐसे बता दें, तुलना करना, केवल अंक, है ना, यहाँ पर एकमात्र, ऐसे शब्द हमारे क्या होते हैं? निगेटिव। सवाल नंबर तीसरा देखेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों के संबंध में सबसे उपयुक्त है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों के संबंध में सबसे उपयुक्त है? उपयुक्त का मतलब होता है सबसे बेहतर है। कौन सा ऐसा ऑप्शन है? रीड करेंगे एक बार। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बच्चे की त्रुटियों में उपयुक्त माना जाएगा? तो कहा गया बच्चे गलतियां करते हैं क्योंकि उनमें विचार करने की क्षमता नहीं होती है। बच्चे जो गलतियां करते हैं या त्रुटियां करते हैं उनके अंदर विचार करने की क्षमता
नहीं होती है, इसलिए उनसे गलतियां हो जाती हैं। अगला कह रहा, बच्चों की गलतियां एक खिड़की के समान होती हैं, यह जानने के लिए कि वे किस प्रकार सोचते हैं। बच्चों की जो गलतियां होती है ना, वो एक खिड़की के समान होती हैं, और यह जानने के लिए कि वे किस प्रकार सोचते हैं। अगला कह रहा है, गलतियों से बचने के लिए बच्चों की शिक्षक का अनुकरण करना चाहिए। गलतियों से बचने के लिए बच्चों को शिक्षक का क्या करना चाहिए? अनुकरण करना चाहिए, इमिटेशन करना चाहिए। जैसे शिक्षक बोल रहा है वैसे बच्चा उसको दोहराए। ठीक है, अगला देखो। अगला चौथा ऑप्शन कह रहा था, बच्चों की गलतियों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। बच्चे अगर गलती करते हैं तो बिल्कुल गंभीरता से लिया जाए और बहुत सोचा जाए, उस पर विचार किया जाए, और उन्हें कठोर दंड दिया जाना चाहिए ताकि वे गलतियां को ना दोहराएं। एक तो पहली बात, दंड ही निगेटिव है, और ऊपर से कठोर दंड, महा अपराध कर रहे हो। ठीक है, आगे यहां पर देखेंगे, कह रहे हैं बच्चे गलतियां करते हैं क्योंकि उनमें विचार करने की क्षमता नहीं होती है। ऐसी कहां पर लिखा है भाई कि उनके अंदर विचार करने की क्षमता नहीं होती? अगला कह रहा है, बच्चों की गलतियां एक खिड़की के समान है। मतलब समझ रहे हो कितनी प्यारी सी लाइन लिखी है। खिड़की खोलोगे, जितना भी मतलब गलतियां हैं वो बाहर निकल जाएंगी, और ठंडी ठंडी हवाएं क्या होंगी? अंदर आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज राइट आंसर हो जाएगा। सभी का भी आ रहा था भाई। चलो भाई, तानिया, सोनी, सचिन, दानिया, रश्मि, सभी साथी हमारे ऑप्शन नंबर बी पर गए थे। बहुत अच्छा लगा। प्रीति कुमारी, सभी ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, और तो बी ऑप्शन बिल्कुल जबरदस्त तरीके से राइट होता है। बढ़ते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट की तरफ। सवाल नंबर फोर्थ देखेंगे। कह रहा, किसी कक्षा में शिक्षक की भूमिका, किसी कक्षा में शिक्षक की भूमिका है, किसी कक्षा में शिक्षक की भूमिका है। तो कह रहे हैं, अपने ज्ञान से शिक्षार्थियों को परिपूर्ण करना और उन्हें परीक्षा के लिए तैयार करना। अपने ज्ञान से शिक्षार्थियों को क्या करना? परिपूर्ण करना, और उन्हें परीक्षा के लिए क्या कराना? तैयार करना। फिर कह रहा, सीधे तरीके से ज्ञान देना, सीधे तरीके से ज्ञान देना, सीधे तरीके से ज्ञान देना, और शिक्षार्थियों को सही उत्तरों के लिए तैयार करना। तीसरा ऑप्शन आ रहा है, समय सारणी का कठोरता से पालन करना। समय सारणी का कठोरता से क्या करना? पालन करना, और पाठ्यक्रम से बंधे रहना। फिर कह रहा है, सीखने की विश्वसनीय स्थितियां जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना। बताओ इस सवाल में कौन सा ऑप्शन सही होगा? सवाल नंबर फोर्थ। बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर डी की तरफ सभी लोग जाने। सोनी, सचिन, तानिया, रश्मि, दानिया, चलो सभी लोग, सीमा, परवीन, सभी ऑप्शन नंबर। आज बहुत ठंड है, हाँ ठंड तो बहुत है, और जितने लोग हमारे यूपी से आते हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी भी है। यूपी से अगर आते हैं तो यूपी में हमारे अध्यक्ष, जो शिक्षा के अध्यक्ष चुनना था, बहुत लंबे समय से चल रहा था कि कब आएंगे नए अध्यक्ष के रूप में, तो वो चुन लिए गए हैं, और यूपी में वैकेंसी आना बिल्कुल तय हो गई है। ठीक है, तो यूपी में पहले यूपी टेट होगा, टीटी होगा, और उसके बाद आप स्टेट के लिए तैयारी में जुट जाइए। ठीक है, स्टेट के तैयारी में जुट जाइए, वैकेंसी आएगी, निश्चित आएगी। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल आराम से बढ़िया से, हाँ देखो सचिन ने बता दिया 1.5 लाख वैकेंसी। 1.5 लाख नहीं आएगी, लेकिन आएगी, है ना? आपके लिए मान के चलो कम से कम 40 से 50 हजार वैकेंसी तो आएगी आएगी। वोट का आचार है नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, वोट का ही होगा, लेकिन इस बार 26, है ना, 25 तो समझो चली गए, 26 लास्ट है आपके लिए। मतलब जी जान लगा दो, मेहनत कर दो, क्योंकि 27 में इलेक्शन भी है। तो अचार हो कुछ भी हो, लेकिन हमें उसको खाना है ना? तो इस बार वैकेंसी बढ़िया से अच्छे से आप जो है आएगी, और आप उसमें अपने को तो एक सीट चाहिए, है ना? अपने को क्या चाहिए? एक सीट चाहिए, वैकेंसी कितनी भी है। चलो, तो यहां पर सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, और सभी ने लगाया भी था। ठीक है, चलो आते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट की तरफ। उन विकल्प को चुनिए जिसका उपयोग लेखन और अधिक प्रभावी बनने के लिए किया जा सकता है।
सवाल नंबर 5 बेहतरीन जबरदस्त सवाल लगा है। उस विकल्प को चुनिए जिसका उपयोग लेखन और अधिक प्रभावी बनाने के लिए किया जा सकता है। एक दिलचस्प शुरुआती वाक्य, स्पष्ट रूपरेखा और व्याख्या, खट्टे मीठे तत्व और लास्ट कह रहा उपयुक्त सभी। तो यहां पर देख रहे होंगे तो बहुत जबरदस्त आंसर आ रहा सभी का। वाह मेरे मिट्टी के शेर शेरनी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा, क्योंकि यहां पर देखो पूछा क्या है कि उपयुक्त लेखन और अधिक प्रभावी बनाने के लिए, है ना, प्रभावी बनाने के लिए तो दिलचस्प शुरुआती वाक्य होने चाहिए, है ना। जैसे स्टार्टिंग अगर अच्छे से हो, कोई बढ़िया सा शब्द लिखा हो, दिल जले वाला शब्द लिखा हो, तो उसको पढ़ने का अंदर से खुद मन कर जाता है। कभी कभी थंबनेल देख कर ही अंदर जाके पढ़ने का मन करता है कि यार बहुत जबरदस्त लाइन लिखी हुई है अंदर, तो इससे जबरदस्त लाइन होगी, है ना। स्पष्ट रूपरेखा और व्याख्या होनी चाहिए और खट्टे मीठे तत्व होने चाहिए। शुगर, है ना, देख लो। सवाल नंबर 6 देखो, कह रहा किस प्रकार के करियर विकल्पों को अच्छे श्रवण कौशल की आवश्यकता होती है। अच्छे श्रवण कौशल की आवश्यकता किसमें चाहिए। अगर आपका लिसनिंग जो स्किल है, बोलने का तरीका है, श्रवण, है ना, वो कैसा होना चाहिए। चिकित्सक के लिए, कौन से करियर के लिए बढ़िया है, पुलिस अधिकारी के लिए या मीडिया पत्रकार या डाकिया के लिए। गौसिया गुड मॉर्निंग, कहाँ रहते हो भाई, इतना लेट काहे हो जाते हो। इतनी देरी क्यों हो जाती है, सुबह सुबह उठ नहीं पाते होंगे ना, ठंड भी बहुत ज्यादा है। तो यहां पर क्या लगा दिया जाए भाई बताओ। 6 का तो यहां पर देखोगे तो चिकित्सक के लिए भी जरूरी है, पुलिस अधिकारी है उसके लिए भी जरूरी है, मीडिया पत्रकार भैया ये तो बहुत जरूरी है ना। चौथा छोड़कर बाकी सब होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 यहां पर क्या हो जाएगा, सही। 3 बजे मॉर्निंग में उठ जाते हैं, बहुत सही भाई। सोते कितने बजे हैं। ब्लॉग शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है। ब्लॉग जो शब्द का प्रयोग किया जाता है वो किसके लिए, वेब पेज पर विचार या विमर्श प्रस्तुत करना, या वेब पेज पर बैकअप दस्तावेज प्रस्तुत करना, या वेब पेज पर वर्ड डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करना, या वेब पेज पर बैकअप लॉन्ग्स प्रस्तुत करना। ऑप्शन नंबर 7 देखेंगे तो 7 में अगर हम ब्लॉग की बात करेंगे, ब्लॉग शब्द का जो उपयोग किया जाता है, यूज किया जाता है, वो हमारा किया जाता है पेज पर विचार या विचार प्रस्तुत करना। वेब पेज पर विचार या विचार को क्या करना, प्रस्तुत करना। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। थोड़ा सा नया सवाल है और आप सभी लोग ध्यान देंगे, ऑप्शन नंबर ए को क्या कर देंगे, सही कर देंगे। सवाल नंबर 8 देखेंगे। सवाल नंबर 8 कह रहा है ईमेल में उपयोग किए जाने वाले किस मेल से हम दूसरों को दस्तावेज भेज सकते हैं। आप बताओ भाई, ये सब भी सवाल आपके आते हैं, तो एक दो सवाल थोड़ा सा नए सवाल हैं तो हमने चाहा कि आपको करा दें। ईमेल उपयोग के लिए किए जाने वाले किस मेल से हम दूसरों को दस्तावेज भेज सकते हैं। स्टार्ट पैन से, या कंपोज पेन से, या प्रेषित मेल से, या ड्राफ्ट मेल। लो जल्दी से बताएंगे क्या होगा। तो याद रखना मेरे भाई, बहुत बढ़िया सचिन भाई, जबरदस्त आंसर आया सचिन का, और सबसे पहला जवाब आया सचिन का ऑप्शन नंबर बी। बहुत अच्छे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलो सभी का भी आ रहा है, नेक्स्ट देखेंगे। सवाल नंबर अगला आ चुका, यह भी बहुत जबरदस्त सवाल है। कह रहा है मैकफी, नॉर्टन और ऑवस्ट या कैस्पर्सकी सॉफ्टवेयर जो है किसके उपयोग में किया जाता है। वित्तीय अनुप्रयोगों के लिए, या शैक्षिक अनुप्रयोगों के लिए, या इंटरनेट सुरक्षा, या इंटरनेट मैसेजिंग अनुप्रयोग के लिए। अच्छा सोनी कुमारी का सबसे पहले था, चलो भाई
नहीं ध्यान दिया, उसके लिए खेद है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे ये सारी जो हमारे सॉफ्टवेयर हैं, है ना, जितने भी सॉफ्टवेयर हैं ये हमारे किसके लिए होते हैं, तो ये हमारे इंटरनेट सिक्योरिटी एप्लीकेशन के लिए होते हैं। ठीक है, इंटरनेट सिक्योरिटी एप्लीकेशन के लिए होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सबसे सही। देखो इस बार तो सचिन ने बताया है पहला, ठीक है, कुसुम कुमारी, तानिया, गौसिया, रश्मि, सचिन सब। अगला देखो, भिन्न को जोड़ने शिक्षण के दौरान एक शिक्षक ने सभी छात्रों से निम्नलिखित त्रुटि देखी, 1/3 प्लस 1/2 बराबर 2/5। मतलब ऐसे लिखा था, 1/3 लिखा था प्लस 1/2 लिखा था, और बच्चों ने क्या किया, ऊपर ऊपर वाले को जोड़ दिया 2 कर दिया, नीचे नीचे वाले को जोड़ दिया 5 कर दिया। तो ये त्रुटियां सभी में देखी। ठीक है, शिक्षक ऐसी स्थिति में क्या उपचारात्मक कार्यवाही ले सकते हैं, बच्चों को प्रत्येक भिन्न की जटिलता को समझाने में सहायता करेंगे, या बच्चों को लासा एलसीएम जिसको बोलते हैं की अवधारणा को समझाने में मदद करेंगे। ठीक है, या बच्चों को एक ही तरह की समस्याओं का अभ्यास कराने के लिए कहेंगे, या कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं क्योंकि वह बड़े होकर समझ जाएंगे। मतलब ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल उनको फ्रीडम की तरह छोड़ दो कि हाँ बड़े होंगे तो सीख जाएंगे, है ना, ये भविष्य के ऊपर नहीं छोड़ना है, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। और बच्चों को एक ही तरह की समस्याओं का अभ्यास कराना ये भी निगेटिव हो जाएगा। लेकिन उनको एलसीएम के बारे में हम क्या करेंगे, उनके कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, अवधारणा को क्या करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। तो तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 11 की तरफ बढ़ेंगे, और सवाल नंबर 11 कह रहा है शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यक्रम शब्द का तात्पर्य है। शिक्षा के क्षेत्र में जो ये पाठ्यक्रम शब्द हम लोग यूज करते हैं, करिकुलम शब्द यूज करते हैं, तो करिकुलम शब्द का मीनिंग क्या है बता दो। पहले तो यहां पर अगर हम करिकुलम का बात करें तो करिकुलम जो शब्द है हमारा, करिकुलम जो शब्द है हमारा, इसकी बात करें अगर हम, तो करिकुलम शब्द का जो मीनिंग होता है, ये हमारा करिकुलम शब्द जो है कुर्रर शब्द से बना है। किससे बना है, कुर्रर शब्द से बना है। कुर्रर लैटिन भाषा के कुर्रर शब्द से बना है, और जिसका मतलब होता है दौड़ का मैदान, दौड़ का मैदान। अब यहां पर देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ, इसका मीनिंग जो होता है वो मैंने आपको बता दिया। कह रहे मूल्यांकन प्रक्रिया है, या कक्षा में प्रयुक्त होने वाली पाठ्य सामग्री है, या शिक्षण की विधियां और सिखाई जाने वाली सामग्री है, या स्कूल का समग्र कार्यक्रम जो छात्रों को दिन प्रतिदिन के आधार पर अनुभव होता है। बहुत जबरदस्त सवाल लगा है। ठीक है, ओवरऑल और ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक है, ओवरऑल प्रोग्राम जहां पर जुड़ जाए, ठीक है, ओवरऑल प्रोग्राम जहां पर जुड़ जाए वो हमारा क्या होता है, पाठ्यचर्या। तो डी इज राइट आंसर सभी का आ रहा है, दीपक भाई का भी डी आ रहा है। सभी लोग एक बार सेशन को बढ़िया से लाइक कर दें, शेयर कर दें भाई। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 12 की ओर, और 12 नंबर कह रहा है भावात्मक पक्ष में क्या शामिल है। भावात्मक पक्ष, अगर हम इफेक्टिव डोमेन की बात करें तो इसमें क्या शामिल है, तो कह रहे हैं इफेक्टिव डोमेन में प्रवृत्ति एटीट्यूड होता है, अभिप्रेरणा मोटिवेशन होता है, या भाग लेने की इच्छा होती है, या बौद्धिक क्षमता होती है, या तकनीकी कौशल होता है, या प्रयुक्त में से कोई नहीं। चलो बताएंगे भाई, बताएंगे सवाल नंबर 12 का सही जवाब क्या हो सकता है। तो 12 का सही जवाब हमारे सामने आना स्टार्ट हो चुका है। सचिन, तान्या, सोनी, रश्मि, दीपक, सीटेट मिशन, गौसिया, बहुत अच्छे। सभी साथी हमारे ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहे हैं, और वास्तव में ऑप्शन नंबर ए को अगर हटा दें तो बाकी कोई ऐसा ऑप्शन बचता नहीं है जो भावात्मक पक्ष को शामिल करने की बात कर रहा हो। ठीक है, तकनीकी की बात भावात्मक में नहीं होगी, बौद्धिक क्षमता की भी नहीं होगी, लेकिन जहां पर एटीट्यूड जुड़ जाए, जहां पर मोटिवेशन शब्द जुड़ जाए, ये सब ऑप्शन क्या है हमारे इफेक्टिव डोमेन की तरफ
शामिल होते हैं। किधर जाते हैं? इफेक्टिव डोमेन की तरफ। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर सभी का। कुसुम कुमारी का भी आ चुका है। सवाल नंबर बढ़ेंगे 13 नंबर, और 13 नंबर कह रहा इतिहास की पुस्तकों में प्रत्येक अध्याय में कई स्रोत दिए हुए हैं। इतिहास की पुस्तकों में प्रत्येक अध्याय में कई स्रोत दिए हुए हैं, कई सोर्सेस दिए हुए हैं। तो क्या है? कह रहा हिस्ट्री टेक्स्ट बुक मेनी सोर्सेस हैव बीन गिवन इन इच चैप्टर। हर चैप्टर में विशेष मतलब स्रोत दिए हुए हैं। तो लेखकों की रचनात्मक प्रतिभा को साबित करने के लिए, या यह साबित करने के लिए कि एक से अधिक स्रोत हमेशा बेहतर होते हैं, या विषय के चयन का औचित्य साबित करने के लिए, या छात्रों को स्रोत पर काम करने और व्याख्या प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए। बढ़िया सा सवाल था, बेहतरीन सा सवाल था। और मेरे प्यारे साथी, सभी साथी हमारे ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं? डी की तरफ जा रहे हैं। तो आपको हम बता दें, जैसे हमारे सामने कुछ ऐसे बातें आ जाती हैं, मान लो अध्याय के प्रत्येक अध्याय में कई सोर्सेस दिए हुए, तो ये थोड़ी ना है कि रचनात्मक प्रतिभा को शामिल करने के लिए हमने कई सोर्सेस दे दिए। जहां पर बच्चे के लिए बेनिफिट हो, याद रखना, जहां पर बच्चे के लिए बेनिफिट हो, बच्चे को उससे लाभ मिल रहा हो, तो वो ऑप्शन सबसे बेस्ट होगा। ठीक है। फिर कह रहे हैं यह साबित करने के लिए एक से अधिक स्रोत होते हैं और यह हमेशा बेहतर होते हैं। हमेशा बेहतर होंगे ये भी जरूरी नहीं है। देखो कुछ चीजें होती हैं बेहतर है, ठीक है, लेकिन हमेशा बेहतर हो, हमेशा हम अच्छा पढ़ाएं ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी मेरा स्वास्थ्य गड़बड़ होगा, हम बढ़िया नहीं पढ़ा पाएंगे, है ना, या हम बढ़िया नहीं आपको समझा पाएंगे। हमेशा बढ़िया समझाएंगे ये जरूरी नहीं। आगे देखो, विषय के चयन का औचित्य साबित करने, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि छात्रों को स्रोतों पर काम करने और व्याख्या प्राप्त करने के लिए क्या करना? प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। इसीलिए अध्याय के लास्ट में या एंड में क्या दिए गए हैं? बहुत सारे सोर्सेस दिए गए हैं। सवाल नंबर होगा 14। कार्ल युंग के अनुसार डाट डाट विचारों, भावनाओं और यादों का एक संग्रह है जो एकल अवधारणा पर ध्यान केंद्रित है, जटिल, अमूर्त अवधान या केंद्र बिंदु। बहुत बेहतरीन सा सवाल है, और अगर आपने पढ़ा होगा कार्ल युंग को तो बिल्कुल सही जवाब देंगे। कितने लोग लगा सकते हैं? देखो अब्स्ट्रैक्ट की बात तो नहीं करी है ना, अटेंशन की बात भी नहीं करी, फोकस की बात नहीं करी, लेकिन कॉम्प्लेक्स की बात करी है। कॉम्प्लेक्स, जटिल शब्द की बात करी। अच्छा एक बात बता दो, एक शब्द लिखा हो आपके सामने डिफिकल्ट, एक शब्द लिखा हो डिफिकल्ट और एक शब्द लिखा हो कॉम्प्लेक्स, पूछा जाए कौन सा निगेटिव है, कौन सा पॉजिटिव है, या दोनों निगेटिव है, या दोनों पॉजिटिव है, क्या बताओगे? अगर डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स में आपसे पूछा जाए ये दोनों में पॉजिटिव कौन से हैं या निगेटिव कौन से हैं, या दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों निगेटिव हैं, क्या लगाएंगे? बताएं जल्दी से। डिफिकल्ट निगेटिव है, बहुत बढ़िया। कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है, मानते हो? कॉम्प्लेक्स शब्द पॉजिटिव है, मानते हो? ये बताओ कितने लोग एग्री हैं कि कॉम्प्लेक्स शब्द जो है हमारा पॉजिटिव है। चलो डिफिकल्ट और निगेटिव है हमने मान लिया, लेकिन क्या पॉजिटिव है कॉम्प्लेक्स की नहीं है, इतना बताओ। दीपक कह रहे हैं दोनों निगेटिव लग रहा। अच्छा भाई, तो याद रखना डिफिकल्ट का हिंदी जो निकालते हो कठिन, और कठिन शब्द अपने आप में क्या है? निगेटिव। लेकिन कॉम्प्लेक्स क्या है? जटिल होता है, लेकिन इस कार्य को जारी रखते हैं हम लोग, ये पॉजिटिव शब्द है, याद रखना ये पॉजिटिव है। ठीक है, ये निगेटिव नहीं है। ठीक है, ये पॉजिटिव है। चलो बढ़ते हैं सवाल नंबर 15 की तरफ। कह रहा लिंग जेंडर पक्षपात डाट डाट की ओर संकेत करता है। लिंग जो हमारा पक्षपात जेंडर होता है वो पक्षपात
डॉट डॉट की ओर संकेत करता है। किधर जेंडर वाइज जो हमारा रिफर करता है, तो कह रहे हैं अपने शरीर विज्ञान के कारण लड़कों और लड़कियों के बीच विभिन्नताओं की स्वीकृति या सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों से भिन्न व्यवहार करना, या आनुवंशिक विभिन्नताओं जो लड़के और लड़कियों में मौजूद हैं, या स्त्रियोचित और पुरुषोचित विशेषताओं में सापेक्षिक रूप से स्वयं का बोध। तो आपको पता है जैसे जेंडर शब्द आता है ये तो सांस्कृतिक है ना, कल्चर। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज राइट आंसर। ठीक है, 15 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। बढ़ेंगे सवाल नंबर 16 की तरफ। एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम सिद्धांत पर आधारित है, अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन का है, या अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने और भूमिका प्रतिरूप बनाने, या सीखने की तत्परता, या सक्रिय भागीदारिता। देखो ऑप्शन सारे कहीं ना कहीं पॉजिटिव नजर आ रहे हैं आपको, सारे ऑप्शन पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, लेकिन सारे तो होंगे नहीं, कोई एक ही होगा। तो कौन सा होगा बताएंगे। जैसे मान लो आप हमसे प्रश्न पूछो, होता क्या है कि ऑफलाइन बैच में जब हम लोग होते हैं तो जैसे कोई बच्चा प्रश्न पूछा तो हम लोग प्रश्न को लेकर खुद खड़े होकर पूछने लग जाते हैं कि चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। इसका मतलब हम सभी बच्चों से पूछेंगे, और जब सभी बच्चों से पूछेंगे तो मेरे भाई सभी बच्चे क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। हम चाहते हैं कि क्लास में सभी बच्चा उस सवाल को सीख ले। एक बच्चा सवाल लेकर आया है, वो पूछ रहा है, तो हम चाहते हैं कि सारे बच्चे उस सवाल से रूबरू हो जाएं, सारे बच्चे सीख जाएं। ठीक है, तो ये हम एक्टिव कराना चाह रहे हैं। मेहरबानो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं भाई। सवाल नंबर 17 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। कह रहे हैं बैठने की उचित व्यवस्था, फिर कह रहे हैं शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता और विषय वस्तु, कह रहे हैं अधिगम अनुभव की प्रकृति का एक्सपीरियंस होगा, है ना, विषय वस्तु में प्रवीणता। चलो भाई बताएंगे सवाल नंबर 17 का सही जवाब किधर लोग जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं। सवाल नंबर 17, बहुत जबरदस्त आंसर आ रहा है, क्या बात है भाई, बेहतरीन सा आंसर। ऑप्शन नंबर डी, विषय वस्तु में प्रवीणता। ठीक है, बाकी बैठने की उचित व्यवस्था भी नहीं, शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, विषय वस्तु, अधिगम अनुभव प्रकृति नहीं, विषय वस्तु में प्रवीणता। चलो बढ़ेंगे सवाल नंबर 18 आ चुका है। कोहलबर्ग में पूछा है कि शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, या नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, या कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर। बताओ सवाल नंबर आपका लग चुका है 18 नंबर, और 18 नंबर आपको पता होगा कि कोहलबर्ग ने हिंज की कहानी बच्चे को सुनाई थी, सुनाने के बाद उसमें चेक किया था कि कौन सी एज में कैसा बच्चा नैतिक मोरलिटी को प्राप्त कर लेता है, नैतिकता को प्राप्त कर लेता है। तो ऑप्शन नंबर सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा, और सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा यहां पर कौन सा, धार्मिक शिक्षा तो होगा नहीं, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर ये भी नहीं होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर सी कह रहा है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट इज राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 19 देखेंगे। छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, तो कह रहे हैं वे एक दूसरे से प्रश्न के उत्तर सीख सके,
एक दूसरे से क्या कर सके, प्रश्न के उत्तर सीख सके, पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके, पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके, वे बैठने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके, या शिक्षक कक्षा कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रण कर सके, इसलिए कराया जाए। चलो भाई जल्दी से बताओ क्या होगा। सवाल नंबर 19 का सबका ऑप्शन आ रहा सी। तो देखो पहला ऑप्शन कह रहा था कि वे एक दूसरे से प्रश्न के उत्तर सीख सके, है ना, नहीं। फिर कह रहा पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी, बहुत कम, ऐसा हमेशा नेगेटिव। वे पढ़ने के दौरान क्या सीख सके, सामाजिक कौशल को विकसित कर सके, और जब थोड़ा सा बड़े लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है ना, तो उनके अंदर सोशियलिटी भी क्या होती है, डेवलप होती है, सामाजिकता भी क्या होती है, डेवलप होती है। सवाल नंबर 20 देखेंगे। कह रहा है जब एक निर्योग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। अगर कोई निर्योग बच्चा पहली बार विद्यालय में आया है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। कह रहे हैं बच्चे की निर्योग्यता के प्रस्ताव देने चाहिए, उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए, सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए, या प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए। क्या बात है, क्या बात है भाई, सवाल क्या लगाओगे, इसमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा है? क्या लगाओगे भाई, चार के चारों ऑप्शन कहीं ना कहीं निगेटिव लग रहे हैं, तो क्या लगा सकते हैं। कहते हैं कि माता पिता के पास भी नहीं जाना चाहिए। तो यहां पर देखो सही में ऑप्शन होगा कौन सा, सी ऑप्शन। सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ क्या करनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, चर्चा। सवाल नंबर 21 देखो। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के चरण के अनुसार इंद्रिय गामक जो हमारा सेंसरी मोटर स्टेज की अवस्था किससे संबंधित है, किसके साथ संबंधित है। तो कह रहे हैं अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, या तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, या विकल्पों के निर्वाचन और विश्लेषण करने की योग्यता, या सामाजिक मुद्दों पर सरोकार। क्या बात है, बात किसकी हो रही है, तो पहली सेंसरी मोटर स्टेज, और इसकी एज कितनी होती है, 0 से 2 या जन्म से 2 वर्ष होती है। 2 वर्ष का बच्चा क्या सामाजिक मुद्दों पर सरोकार हो जाएगा, नहीं। क्या विकल्पों के निर्वाचन और विश्लेषण करना सीख जाएगा, ये भी नहीं। तार्किक रूप से समस्या समाधान, ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ए पर लगाए थे 21 का ए, बहुत अच्छे, सभी लोग ए पर गए हैं। तो आज देखना है मेरे साथी कि आज आपके कितने सवाल सही होते हैं। सभी लोग नोट डाउन कर रहे होंगे ना, कितने हमारे सही हो रहे हैं। तो आज चेक करना है कितने सवाल हमारे सही हुए। सवाल नंबर 22, व्यक्तित्व, मानव व्यक्तित्व परिणाम है, मानव व्यक्तित्व परिणाम है पालन पोषण और शिक्षा का, या अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, या केवल वातावरण का, या केवल अनुवांशिकता का। तो सवाल नंबर 22, सवाल नंबर 22 और सवाल नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा बी। क्यों, क्योंकि अगर हम चाहे डेवलपमेंट की ही क्यों ना बात करें, तो विकास की ही क्यों ना बात करें, तो हम कहते हैं H इंटू ई होगा। क्या होगा, H इंटू ई होगा, गुणज होगा, गुणनफल होगा, किसका, हेरेडिटी का और इन्वायरमेंट का, है ना। डेवलपमेंट बराबर क्या होता है, H इंटू ई होता है। बहुत अच्छे सोनी कुमारी। चलो सवाल नंबर 23 देखेंगे। कह रहा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि कह रहे शिक्षार्थी हमेशा समूह में ही बेहतर सीखते हैं। बात सुन रहे हैं, समूह में ही हमेशा बेहतर सीखते हैं। फिर कह रहे शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में ऐसा ही बताया गया है, इसलिए इसी प्रत्येक को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। फिर कह रहा है बच्चे की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीके से सीख सकते हैं। बताओ क्या होगा। सवाल नंबर 23 का देखेंगे तो क्या होगा। सवाल नंबर 23 आज हमें लगता है सभी मतलब फुल कर सकते हो, जितने भी सवाल होंगे सारे सही कर सकते हो। तो देखो शिक्षार्थी हमेशा, हमने आपको बताया है कि हमेशा सिर्फ ऐसे शब्द क्या होते हैं, नेगेटिव। कह रहे हैं हमेशा समूह में ही बेहतर सीखते हैं। फिर कह रहा है
कि शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में ऐसा बताया गया था। अच्छा भाई, तब हम फॉलो कर रहे हैं उसको। प्रत्येक को अनुशासित करने के लिए भी नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर डी देखो कितना प्यारा सा लाइन लिखा है कि बच्चे की विकास दर जो होती है ना वो भिन्न होती है ना। कोई जल्दी सीखता है, कोई देर में सीखता है, कोई सीख ही नहीं पाता है। सवाल नंबर 24 देखो, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। बहुत प्यारा सा सवाल है और देखते हैं कितने साथी इसको सही कर पाते हैं। Which of the following is the first step in the scientific method of problem solving? प्रॉब्लम सॉल्विंग का पहला स्टेप कौन सा होगा साइंटिफिक तरीके से? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। प्रासंगिक जानकारी को एकत्रित करना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो अब ध्यान देना, सबसे पहले हमारे सामने जो समस्या आती है तो समस्या की हम क्या करते हैं, समस्या की पहचान की जाती है। समस्या की पहचान करना, फिर हम क्या करते हैं, आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं। आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, संकल्पनाओं का निर्माण करते हैं। संकल्पनाओं का निर्माण करते हैं। अच्छा, ये संकल्पनाएं क्या हैं, जो हम कॉन्सेप्ट बोलते हैं। और फिर हम कहां पहुंच जाते हैं, निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। कहां पहुंच जाते हैं, निष्कर्ष पर। संकल्पनाओं का निर्माण करते हैं, आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं, समस्या की पहचान। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समस्या की पहचान करेंगे। तो यहां पर वेरिफिकेशन ऑफ, ये तो होगा नहीं, समस्या के प्रति जागरूकता। अच्छा, जागरूकता कब होगी, अवेयरनेस कब होंगे हम, जब समस्या को पहचान लेंगे, है ना। समस्या को क्या कर लेंगे, पहचान लेंगे। प्रासंगिक जानकारी को इकट्ठा तो बाद में करेंगे, पहचानेंगे तभी तो इकट्ठा करेंगे। और जब पहचान ही नहीं रहे तो इकट्ठा क्या करेंगे। और निर्माण भी कब करेंगे, संकल्पना का निर्माण जो होगा वो तीसरे नंबर पर होगा। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं, सभी को क्लियर हो गया ये बात। ऑप्शन नंबर बी याद रखना, ये चिंतन स्तर का सोपान भी है, चिंतन स्तर के पद भी हैं, चिंतन स्तर के पद भी हैं, जिसको मॉरिस पी हंट ने दिया है। किसने दिया है, मॉरिस पी हंट ने दिया है। मॉरिस पी हंट के द्वारा दिए गए हैं 4 पद। पहला है समस्या की पहचान, आंकड़ों को इकट्ठा करना, संकल्पनाओं का निर्माण करना और फिर निष्कर्ष निकालना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर क्या हो जाता है, राइट हो जाता है। सवाल नंबर देखो अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है, अनुभविक क्षेत्र है या भावात्मक क्षेत्र है या आध्यात्मिक क्षेत्र है या व्यवसायिक क्षेत्र। कौन सा सीखने का क्षेत्र है। ठीक है, सीखने का अगर हम क्षेत्र देखेंगे तो सीखने का क्षेत्र हमारा कौन सा होगा, जल्दी से बताओ। सीखने का क्षेत्र है, ध्यान से लगाना, सीखने का क्षेत्र पूछा है आपसे, फिर गलत कर रहे हो। सही है, एक्सपीरियंस। रश्मि श्रीवास्तव सी। अच्छा भाई, देखो अनुभव करना तो अलग चीज हो गई, लेकिन अगर हम जो सीखने का क्षेत्र की बात करेंगे तो वहां पर इफेक्टिव होगा, याद रखना भावात्मक होगा। और जब हम भावात्मक तरीके से सीखते हैं तभी सीखे हुए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही कर लेना, एक सवाल गलत कर दिए। 26 नंबर देखो, जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो बात का संकेत है कि इस बात का संकेत है कि संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। बच्चा बुद्धिमान नहीं, बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं, बच्चे को अनुशासित करने की जरूरत है। चलो बता दो, सवाल नंबर 26 बहुत आसान सा सवाल लगा है और सवाल नंबर 26 का कितने साथी हमारे सही जवाब दे पा रहे हैं। 26 में देखो क्या है कि बच्चे को अनुशासित करने की जरूरत है, नहीं भाई, डिसिप्लिन नहीं। बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है, ये तुम डिसाइड करोगे, योग्यता नहीं, या बच्चा बुद्धिमान नहीं है। अच्छा, संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है इसलिए वो
मतलब जैसे हम एक सवाल को बार बार कराएं, बार बार कराएं, तुम ऊब जाओगे। सर जी जब देखो तब वही सवाल लेकर आ जाते हो। कुछ तो नया लाओ, है ना। अब हम बोर हो चुके हैं इस सवालों से, हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर, सही हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। जब हम किसी एक सवाल को बार बार, किसी कार्य को बार बार करते हैं तो ऊब जाते हैं। कोई भी काम आप देख लो, उस काम को आप बार बार करोगे तो आपको एक टाइम ऐसा आएगा उससे मन हट जाएगा। तो भाई आज के लिए हमें खेद है, क्योंकि आज हमने 26 सवाल